बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12 से 13 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं आप सभी छात्रों को जानकारी दे दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्रृंखला में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह किया जाता है, जहां पर आपको संपूर्ण विश्लेषण प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी जाएगी। बताएं कि यह एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। यह बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा जिसका नाम दिया गया आमस दरभंगा। और यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, जो जानकारी हमने आपको दिया था तो उसके आधार पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के 7 जिलों से होकर ये गुजरेगी। तो ऐसे में ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी अवश्य लिखें। चलिए अब यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं ये 7 जिले कौन कौन से हैं तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। एक जानकारी आपको दे दूँ, जो ऑफर आया था, ऑफर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था कि अभी हाल ही में ये करंट अफेयर्स श्रृंखला का 500 क्लास पूरा हुआ है। तो इस अवसर पर करंट अफेयर्स वाले कोर्स में एक ऑफर आया था जिसकी अंतिम तिथि थी 12 नवंबर 2022 मध्यरात्रि तक। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हमने आपको दिया था कि केवल और केवल 500 छात्रों के लिए ही ये ऑफर उपलब्ध है। तो इन 500 में से तकरीबन 100 अभी भी खाली है। अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं इस कोर्स में तो इस कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और करंट अफेयर्स वाले कोर्स को मात्र आप 100 रुपये में 12 महीने के लिए परचेज कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि 2021 से अब तक का जितना भी मंथली और डेली नोट्स आया है हमारा बीपीएससी मेकर का, वो सारा आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 2022 वाला अब तक का पूरा मिल जाएगा। जिस तिथि से आपसे ज्वाइन करेंगे तब से 1 वर्ष की वैधता के साथ आपको ये मिलेगा। तो इसमें आपको डबल फायदा हो रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है ये करंट अफेयर्स कोर्स में। तो जितने भी छात्र ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जल्दी से ज्वाइन करें। तकरीबन 100 लोग यहाँ पर और एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है। ये फैसला भी हाल ही में किया गया और इस आधार पर या फिर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला या फिर करने का घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस श्रृंखला की सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भी एक्सप्लेनेशन आपको प्रदान किया जाता है वीडियो सीरीज के माध्यम से, आप लोग उसे बारीकी से पढ़िए। निसंदेह ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो तैयार होता है आपके सामने जो प्रस्तुत होता है ये बड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर आता है। तो आप लोग भरपूर फायदा उठाइए, ये आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दिवंगत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, नोट कीजिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इनके जन्मदिन को यानी कि प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शिक्षा दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2007 में हुई थी और इसकी जो शुरुआत की गई थी ये बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में पूरे भारत ने इसे अपनाया। इस चीज़ को यहाँ पर आप आगे देखने वाले हैं। फिलहाल अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। 40 से 45 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। हमारा अगला पॉइंट है वे आज़ादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो इस चारों को यहाँ से आपको इसी तरह से सीक्वेंस में याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जो कि भारत के नहीं बल्कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और इनकी जो पार्टी है ये है जदयू।
जनता दल यूनाइटेड। तो ऐसे में एक प्रश्न अभी हाल ही में 1 से 2 दिन पहले बना है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिएगा, इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है कि हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड जनता दल यानी कि झारखंड जनता दल पार्टी का नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में विलय हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और एक जानकारी हमने जदयू से संबंधित आपको दिया था कि राज्य पार्टी का दर्जा जदयू को अभी हाल ही में मणिपुर में मिला था। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी याद होगी, मैंने कई बार आपको विस्तार से इसकी जानकारी दिया है। चलते हम यहाँ पर अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की नवंबर 2022 की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा, यानी कि शनिवार को बैग के साथ स्कूल नहीं आना है। ये घोषणा किस राज्य सरकार की है? तो प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी हाल ही में ये घोषणा बिहार सरकार ने की है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में सप्ताह में 5 दिन ही पढ़ाई होगी, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। शनिवार यानी कि सैटरडे को यहाँ पर नो बैग डे ये संचालित होगा, यानी कि बैग लेके नहीं आना है। इस दिन कुछ अन्य गतिविधियां होगी जो कि स्कूल में विद्यार्थियों से कराई जाएगी। तो इसको लेकर अभी हाल ही में बिहार सरकार की ये योजना है। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से आप लोग जानेंगे। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई होगी, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक बच्चे को बैग लेकर जाना होगा और वहीं पर शनिवार को बच्चे बिना किताबों के ही आएंगे और इस दिन स्कूल में अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। जो अन्य एक्टिविटी होती है पढ़ाई से अलग, तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा शनिवार के दिन। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार ने किया है और इसकी घोषणा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षा दिवस 2022 समारोह में नीतीश कुमार द्वारा किया गया। शिक्षा दिवस के बारे में हमने अभी पहले प्रश्न में जानकारी दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हमने पहले प्रश्न में आपको इसकी जानकारी दिया था। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो साथ ही नीतीश कुमार ने यानी कि उन्होंने स्वच्छ विद्यालय पोर्टल का भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्वच्छ विद्यालय पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2022 में शुरू किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था? तो बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में शिक्षा दिवस के बारे में हमने वही जानकारी लिखा है जो आपको पहले प्रश्न मैंने आपको बताया था। हमने बताया था आपको 2007 में इसकी शुरुआत बिहार सरकार ने की थी। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि सबसे पहले बिहार में 2007 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी और इसके बाद 2008 से पूरे देश में स्थिति को शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है 2008 से। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जबकि हम बात करें विश्व साक्षरता दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर है शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों में यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है। हम चलेंगे अगले यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। तो अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे कि बिहारी पुरस्कार शायद बिहार से संबंधित है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर माधव हाड़ा को भी हाल ही में ये प्रदान किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष जो बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोरा पहर शखीरी के लिए यह प्रदान किया गया है और यह पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई थी। उनकी जो आलोचना कृति है डॉक्टर माधव हाड़ा की, इसका नाम है पंचरंग चोला पहर शखीरी। इसी आलोचना कृति के लिए इन्हें अभी हाल ही में ये 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। लेकिन वहीं पे हम बात करें प्रीवियस यानी कि पिछले बिहारी पुरस्कार की, तो ऐसे में 30वां और 31वां आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया, जो कि ये भी एक आलोचना कृति थी। तो वहीं पर हम बात करें 31वां बिहारी पुरस्कार की, तो 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को मिला कहानी संग्रह हम यहाँ थे के लिए। ये यहाँ पर दोनों को या फिर तीनों को 30वां 31वां 32वां ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में बिहारी पुरस्कार के बारे में। इस पॉइंट को देखकर आप समझ पाएंगे कि बिहारी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है या फिर किन्हें प्रदान किया जा सकता है। इस पॉइंट में आप यहाँ पर बारीकी से समझिएगा। हमने लिखा कि यह पुरस्कार भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाले
राजस्थान के मूल निवासी या फिर बीते 7 वर्ष से अस्थायी रूप से राजस्थान में रहने वाले देश के किसी भी हिस्से के निवासी लेखक की उत्कृष्ट राजस्थानी या फिर हिंदी कृति को प्रदान किया जाता है। क्या समझे यहाँ से? यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वैसे मतलब शख्स या फिर वैसे लेखक जो कि मूल रूप से राजस्थान के निवासी हो, या फिर अगर राजस्थान के नहीं है लेकिन प्रीवियस 7 सालों से, विगत 7 सालों से यहाँ पर राजस्थान में रह रहे हैं, किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से के हो, लेकिन प्रीवियस 7 साल से अगर राजस्थान के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं और राजस्थानी या फिर हिंदी भाषा में कोई कृति उनकी है, तो उसके लिए उन्हें यह बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर पैमाने और भी हैं, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इस शख्स को ये प्रदान किया जा सकता है, तो उनका संबंध कहीं ना कहीं राजस्थान से रहना चाहिए, उन्हें ही बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिहारी पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने वही लिखा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर सारी बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष किसे चुना गया है, यानी कि मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया। तो अभी हाल ही में जो चुना गया है, राइट आंसर होगा स्टार बल्लेबाज खिलाड़ी विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारा पहला पॉइंट है अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को चुना गया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। विराट कोहली के बारे में बहुत सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम से संबंधित है, खास करके समय समय पर हमने आपको जानकारी दिया है। कुछ पॉइंट यहाँ पर भी है जो कि आप आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है। हालांकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, आपको ध्यान रखना है कि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन जो चुनाव हुआ, जो अधिक वोट पड़ा वो विराट कोहली को पड़ा। तो ऐसे में विराट कोहली 2022 में अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने गए हैं। जबकि हम बात करें महिला वर्ग में, महिला कैटेगरी में, तो महिलाओं में पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को यह अवार्ड के लिए चुना गया, जो कि आप यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करेंगे। महिला वर्ग में निदा डार जो कि पाकिस्तान की है, ये आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया अक्टूबर 2022 के लिए। अब यहाँ पर देखिए, विराट कोहली के बारे में हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया, जो कि हाल ही में ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिएगा कि T20 विश्व कप 2022 के दौरान विराट कोहली 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। T20 विश्व कप की यहाँ पर बात किया जा रहा है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, T20 विश्व कप के दौरान T20 कैरियर में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? विराट कोहली। आई होप कि आप इन सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में। तो यहाँ पर आप कंप्लीट सूची देख सकते हैं, जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का हमने अपडेट किया है। फिलहाल यहाँ पर इस स्लाइड में जनवरी से जून तक का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनवरी 2022 में महिला वर्ग में इंग्लैंड की हीथर नाइट को यह सम्मान मिला था, जबकि पुरुष वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की कीगन पीटरसन को। हम बात करें यहाँ पर भारत की, तो श्रेयस अय्यर को पुरुष वर्ग में फरवरी 2022 में यह अवार्ड मिला था। उसके बाद किसी भी भारतीय खिलाड़ी को यह अवार्ड नहीं मिला। डायरेक्ट आप यहाँ पर अगले स्लाइड में देखेंगे तो आपका नजर जाएगा यहाँ पर सितंबर महीने में, जो कि हरमनप्रीत कौर महिला वर्ग में यह अवार्ड अपने नाम किए थी, लेकिन वहीं पे अक्टूबर 2022 में विराट कोहली को पुरुष वर्ग में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। तो आप यहाँ पर दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद रखने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य अगले वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। तो नवीनतम समझौते के आधार पर या फिर नवीनतम घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जो आयोजन होगा ये 2023 में उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी उत्तर प्रदेश को मिली है और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिनमें की राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इसका आयोजन किया जाना है। और यहाँ पर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो इसमें बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित कुल मिला के 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और इन खेल प्रतियोगिताओं की बात करें तो पूरे देश से करीब 150 विश्वविद्यालयों के लगभग 4500 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, तकरीबन पूरे भारत के 150 विद्यालयों के यानी कि विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं।
हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, जो इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2020 में उड़ीसा में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था। जबकि बात करें हम यहाँ पर दूसरे संस्करण की, तो दूसरा संस्करण जो आयोजित हुआ ये बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित हुआ था। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों को यहाँ से नोट कीजिएगा। ये 2022 में आयोजित हुआ था। ठीक है, यहाँ से इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में गोवा सरकार के द्वारा किया गया। ऐसा इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानकारी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत की है। और इस योजना या फिर यह योजना राज्य के लोगों के लिए एक प्रायोजित तीर्थ यात्रा योजना है। आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। यह एक कह सकते हैं प्री प्लान तीर्थ यात्रा योजना है, जो कि गोवा सरकार का है। और यहाँ पर आगे हमने लिखा कि हालांकि इसकी घोषणा, यानी कि इस योजना की जो घोषणा हुई थी, यह फरवरी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखना आपको। अगला पॉइंट है कि इस यात्रा योजना के तहत राज्य सरकार धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आवेदकों को मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। इसका जो प्रक्रिया होगा इस योजना का एक ऑनलाइन आवेदन के जरिए किया जाएगा। आपको ध्यान रखना, जो भी आवेदक होंगे उन्हें राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त में कह सकते हैं एक यात्रा प्रदान किया जाएगा, जो कि तीर्थ यात्रा टाइप का होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका नाम भी दिया गया है देवदर्शन यात्रा योजना। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर होगा गोवा से संबंधित कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2022 के मध्य गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी हमने आपको दिया था, यहाँ पर रिवीजन पर्पज से पुनः हमने शामिल किया है। आई होप कि आपको याद था। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? यानी कि किस देश को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी मेजबानी भारत को मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दे दूँ कि हाल ही में भारत को 2023 में होने वाले महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और घोषणा के आधार पर इस टूर्नामेंट का जो आयोजन होगा ये नई दिल्ली में किया जाएगा। हालांकि कुछ बातें आपको याद रखना है कि यह तीसरी बार है जब भारत में महिलाओं की यह प्रतियोगिता विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इससे पहले जो आयोजित हुई थी ये 2006 और 2018 में नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी नहीं किया है। हालांकि एक बार मेजबानी दिया गया था लेकिन बाद में छीन लिया गया था। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि हालांकि 2 साल पहले पुरुषों के इवेंट की मेजबानी की जिम्मेदारी भारत को दी गई थी, लेकिन बाद में इसे छीन भी लिया गया था। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। ओवरऑल हम बात करें तो पुरुषों की मेजबानी अभी तक, यानी कि पुरुषों की जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी भारत ने एक बार भी नहीं की है, जबकि महिला वाला 2 बार कर चुका है। और ये तीसरा जो प्रस्तावित है ये 2023 में प्रस्तावित है नई दिल्ली में। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 10 नवंबर 2022 को दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री परिषद की या फिर मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में भारत ने इसकी मेजबानी की है, जो कि नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। विस्तार से यहाँ पर जानकारी लिखी गई। हमारा पहला पॉइंट है कि भारत ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसे कि आप सभी बिम्स्टेक के रूप में शॉर्ट नाम से जानते हैं। तो अभी हाल ही में दिल्ली में बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की गई भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर बिम्स्टेक की बात करें हम, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक के बारे में कुछ चीज़ों की जानकारी हमने आपके साथ साझा किया जो इंपॉर्टेंट है। तो बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था, यानी कि 6 जून 1997 को ये अस्तित्व में आया था बिम्स्टेक। हम यहाँ पर अगले पॉइंट में बात करें बिम्स्टेक में कितने देश हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक में कुल मिला के वर्तमान समय में 7 देश शामिल है, जिनमें कि 5 जो देश हैं ये दक्षिण एशिया के देश हैं, जिनमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका है। और जब हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की, तो दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश इसमें शामिल हैं, जिनमें कि म्यांमार और थाईलैंड शामिल है।
ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कर लेना है बिम्स्टेक के बारे में। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न भी बने हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है। बताएं कि वे किस देश के क्रिकेटर हैं। आप यहाँ पर स्टीफन मायबर्ग को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये जर्सी जो पहने हुए, इस जर्सी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न की जानकारी दे दूं कि स्टीफन मायबर्ग नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं और जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे देखिए, बात है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के बारे में हमने 4 से 5 पॉइंट आपके सामने जो रखा है, ये सभी अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के, मतलब उस समय हम बात करें तो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। तो 4 अप्रैल 2022 को जब वे राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद थे, तो अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 4 अप्रैल 2022 को अपनी 2 देशों की यात्रा के दौरान अंतिम चरण में एम्स्टर्डम नीदरलैंड पहुंचे थे। आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 34 वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नीदरलैंड की यह पहली यात्रा था। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, अप्रैल 2022 में ये नीदरलैंड के दौरे पर थे। वहीं पर नीदरलैंड के बारे में कुछ पॉइंट और भी है कि हाल ही में नीदरलैंड ने दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम को हटा दिया है। आप सभी जानते हैं कि हॉलैंड या फिर नीदरलैंड दोनों एक ही है, लेकिन बहुत बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों शायद अलग अलग देश है। तो अपनी छवि को दुनिया में आसान बनाने के लिए नीदरलैंड सरकार ने हॉलैंड शब्द को या फिर हॉलैंड नाम को हटा दिया है, यानी कि उसकी जो महत्वता है वो अपनी तरफ से समाप्त कर दिया है। तो पूरे विश्व में इसे नीदरलैंड के नाम से ही जाना जाएगा, ऐसी मतलब इसकी सोच है नीदरलैंड सरकार की, इसी वजह से ये किया गया है। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में नीदरलैंड का हार्लेम शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। ये जानकारी हमने आपको दिया था। ये शहर जो है हार्लेम शहर, ये नीदरलैंड का शहर है जो कि हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर, चाहे वो किसी भी प्रकार से मांस का विज्ञापन हो रहा, तो सभी पर प्रतिबंध लगाने वाला ये दुनिया का पहला शहर बना है। एक और पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 26 जून 1945 को हुई थी। ये सारे जो फैक्ट है ये अति महत्वपूर्ण है, आपको भी लग रहा होगा इस तरह के फैक्ट एग्जाम में बनते हैं। अगला 10वां प्रश्न है कि 10 से 12 नवंबर तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ पर? तो कोच्चि में, केरल के कोच्चि में किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, हाल ही में 10 से 12 नवंबर तक केरल के कोच्चि शहर में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर बात यह है केरल की, तो केरल के बारे में कुछ जानकारी है कि सितंबर 2022 में केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत व 5 कांस्य पदक अपने नाम किया था। कुल मिलाकर 7 पदक यहाँ पर बिहार टीम ने 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो कि केरल के कालीकट में आयोजित हुआ था, यहाँ पर अपने नाम किया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में जुलाई 2022 में तत्कालीन व 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्यों लिखा है, तो पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा को उड़नपरी के भी नाम से जाना जाता है और उनका जो संबंध है या फिर उनका जो जन्म हुआ था ये केरल में ही हुआ था। यहाँ पर हम लोग केरल की चर्चा कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर हमने ये दोनों पॉइंट को ऐड किया है कि जुलाई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये राज्यसभा के लिए पीटी उषा को मनोनीत किया गया था। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड, देखिए मैरीलैंड एक अमेरिकी राज्य है, तो मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है। तो इनका नाम है अरुणा मिलर, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वे अमेरिकी राज्य मैरीलैंड में गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इनका बात हम करें तो वे 1972 में 7 साल की उम्र में अमेरिका गई थी और मूल रूप से वे भारत के हैदराबाद की रहने वाली है। और जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं ये इनका नाम है अरुणा मिलर, जो कि 3 बच्चे की माँ भी है। चलते हम यहाँ पर अगले 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में किस पत्रकार को 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है 2022 के लिए ये आरफा खानम शेरवानी को चुना गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से यह सम्मान दिया जाता है और इसकी घोषणा के आधार पर 2021 का यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकार
अजीत अंजुम को दिया गया। जबकि हम बात करें 2022 के लिए किन्हें दिया गया, तो 2022 के लिए पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को सम्मानित किया गया। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा टॉफी कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है। जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखें आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। और जो ऑफर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठा लीजिए, क्योंकि ये आज अंतिम दिन है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें 68वें बीपीएससी कोर्स के बारे में, तो ये ऑन गोइंग है। यहाँ पर मटेरियल आपको अपडेट किया जा रहा है, आप लोग अपने कोर्स में जरूर देखें। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो इस 68वें बीपीएससी वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने की अवधि के लिए केवल और केवल 399 रुपये में ये चीज़ें आपके लिए उपलब्ध है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शामिल है। करेंट अफेयर्स की पूरी नोट्स श्रृंखला यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मटेरियल बेस्ड ये कोर्स है, जो कि यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट से नोट्स आपको देखने को मिलेगा। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।